नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए बैंकों, एनबीएफसीज आदि के लिए सह उधारी मॉडल यानी को लैंडिंग मॉडल सीएलएम योजना की घोषणा की है। सीएलएम योजना का प्राथमिक उद्देश्य अर्थव्यवस्था के नॉन सर्व्ड और लेस सर्व्ड क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह में सुधार करना है। साथ ही बैंकों से प्राप्त होने वाले ऋण की निम्न लागत एवं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की अधिक पहुंच को देखते हुए अंतिम लाभार्थी को वहनीय लागत पर ऋण उपलब्ध कराना है। सीएलएम योजना के तहत बैंकों के साथ एनबीएफसीज प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधारकर्ताओं को पूर्व अनुबंध के आधार पर ऋण प्रदान कर सकते हैं। इससे पहले बैंकों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ ऋण की सहसृजन करने की अनुमति प्रदान की गई थी। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार सहसृजन संबद्धता के तहत एनबीएफसी और बैंक के बीच साझा जोखिम 20 और 80 के अनुपात में होना चाहिए। को लैंडिंग मॉडल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों दोनों द्वारा सुविधानुसार ऋण के संयुक्त योगदान और उनके बीच जोखिम और लाभ को साझा करना अपरिहार्य बनाता है। एनबीएफसी ग्राहकों के लिए इंटरफेस का एकल बिंदु होगा और उधारकर्ताओं के साथ ऋण संबंधी समझौता करेगा। उधारकर्ता पर सर्वसमावेशी ब्याज दर प्रभावित की जा सकती है, जैसा कि दोनों ऋणदाताओं द्वारा उन पर लागू मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुरूप सहमति प्रकट की जा सकती है। आइए अब प्राथमिकता क्षेत्र को उधार यानी पीएसएल की संकल्पना को जानते हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अर्थव्यवस्था के कुछ सुभेद्य क्षेत्रों तक पर्याप्त संस्थागत ऋण की पहुंच स्थापित की जाए, जो लाभ प्रदान करने के दृष्टिकोण से बैंकों के लिए आकर्षक नहीं हो सकते हैं। पीएसएल के प्रावधान प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में परिचालन के लिए लाइसेंसीकृत वेतन अर्जनकर्ता बैंकों को छोड़कर प्राथमिक सहकारी बैंकों पर लागू होते हैं। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और विदेशी बैंकों को इन क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% निर्धारित करना अनिवार्य है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों को अपने एएनबीसी का 75% पीएसएल को आवंटित करना होगा। वहीं शहरी सहकारी बैंकों के लिए कुल पीएसएल ऋण लक्ष्य को उनके एएनबीसी के वर्तमान 40% से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक 75% कर दिया जाएगा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कुछ विशेष श्रेणियां सम्मिलित हैं, जैसे कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा आदि। ऊर्ध्वाधर कृषि यानी वर्टिकल एग्रीकल्चर के रूप में आबादी की खाद्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए फसलोत्पादन की नई विधि पर विचार किया गया है। ऊर्ध्वाधर कृषि लंबवत क्रमबद्ध परतों और अधोलंब रूप से झुकी हुई सतहों पर खाद्यान्न उत्पादन की प्रणाली है। फसलें प्रकाश और तापमान की कृत्रिम परिस्थितियों में विशिष्ट प्रकार के कक्षों के भीतर उगाई जाती हैं। इस प्रणाली में मृदा रहित विधियों जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं वर्टिकल एग्रीकल्चर के लाभ। इसके तहत एक एकल इमारत जिसमें एक ऊर्ध्वाधर खेत मौजूद होता है, उसमें पारंपरिक कृषि विधियों की तुलना में 95% कम जल का उपयोग करते हुए प्रति वर्ग फुट 390 गुना ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन किया जा सकता है। कक्षों के भीतर उत्पादित होने के कारण फसलें मौसम के अनुसार निर्धारित नहीं होती हैं और इसीलिए वर्ष भर इनकी उच्च उत्पादकता बनी रहती है। इसमें कीटनाशक मुक्त या जैविक खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इनके उत्पादन में कीटनाशकों का कोई उपयोग नहीं होता है। ये भविष्य की खाद्यान्न मांगों की पूर्ति के लिए एक योजना के निर्माण का अवसर प्रदान करती हैं। हालांकि ऊर्ध्वाधर कृषि के समक्ष भी कुछ कठिनाइयां हैं, जैसे ऊर्ध्वाधर कृषि प्रणाली की स्थापना के लिए प्रारंभिक लागत ज्यादा होती है। इसमें परागण बहुत कठिन और अत्यधिक लागत युक्त होता है। इसमें उच्च श्रम लागत शामिल होती है, क्योंकि कुशल कार्यबल आरंभ में अनुपलब्ध होता है। ये प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर करती है और ऊर्जा आपूर्ति में एक दिन की बाधा भी इसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। ऊर्ध्वाधर कृषि भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान कर सकती है, जैसे कृषि उपज की अनुपलब्धता या अति आपूर्ति, कीटनाशकों का बहुत ज्यादा उपयोग, मृदा की उर्वरता का ह्रास होना आदि। आइए अब जानते हैं कृषि के कुछ अन्य नवीन प्रकारों को। हाइड्रोपोनिक्स मृदा के खनिज पोषक तत्वों के विलयन का उपयोग करके जल में खाद्यान्न उत्पादन की एक विधि है। एरोपोनिक्स में उपज के विकास के लिए किसी माध्यम का उपयोग नहीं किया जाता और इसलिए वर्धित उपज के लिए कोई कंटेनर नहीं होता है।
इसमें जल के स्थान पर हल्की फुहार या पोषक विलयन का उपयोग किया जाता है। एक्वापोनिक्स जलीय कृषि और हाइड्रोपोनिक्स का मिश्रण है। दरअसल जलीय कृषि के अंतर्गत छोटे छोटे टैंकों में मत्स्य और अन्य जलीय जीवों का पालन किया जाता है। अगली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है। पहली बार मिल्की वे आकाशगंगा में तीव्र रेडियो विस्फोटों यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट FRBs की सूचना प्राप्त हुई है। फास्ट रेडियो बर्स्ट रेडियो तरंगों के चमकदार विस्फोट होते हैं। इनकी अवधि मिलीसेकंड के पैमाने में होती है, जिसके कारण उनका पता लगाना और अंतरिक्ष में उनकी स्थिति निर्धारित करना कठिन हो जाता है। अन्य आकाशगंगाओं में अक्सर पाए जाने वाले FRBs अब मिल्की वे आकाशगंगा में भी पाए गए हैं। प्रथम FRB की खोज वर्ष 2007 में की गई थी और उस वक्त से वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति के स्रोत को खोजने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक आकाशगंगा तारों, गैस और धूल का एक अति विशाल समूह होता है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा सहसंबद्ध होते हैं। सूर्य और उसके आसपास के सभी ग्रह आकाशगंगा के भाग होते हैं, जिसे मिल्की वे आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। FRB के स्रोत की जानकारी एक शक्तिशाली चुंबकीय न्यूट्रॉन तारे से प्राप्त हुई है, जिसे मैग्नेटर कहा गया है। एक मैग्नेटर एक न्यूट्रॉन तारा है जिसका चुंबकीय क्षेत्र एक विशिष्ट न्यूट्रॉन तारे की तुलना में 1000 गुना ज्यादा प्रबल होता है। न्यूट्रॉन तारे का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है और वो अंततः नष्ट हो जाता है। अगली खबर श्रम एवं रोजगार क्षेत्र से संबंधित है। हरियाणा में राज्य के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां आरक्षित की जाएंगी। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक 2020 का उद्देश्य हरियाणा में स्थित निजी स्वामित्वाधीन कंपनियों, सोसाइटी आदि में प्रतिमाह 50,000 रुपए से कम वेतन वाली नई नौकरियों में 75% नौकरियां स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य है। प्रस्तावित विधेयक में एक छूट खंड भी शामिल है, जिसे तब प्रयुक्त किया जा सकता है जब किसी विशेष श्रेणी के उद्योग के लिए उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। आंध्र प्रदेश द्वारा भी इसी प्रकार का कानून अधिनियमित किया गया था, लेकिन ये मामला उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, क्योंकि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है। इसलिए विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। इस प्रकार के कदम को लागू करने के पीछे कई तर्क हैं, जैसे निजी कृषि भूमि के अधिग्रहण द्वारा अधिकांश भूमि आवश्यकता की पूर्ति के कारण भू स्वामित्वों का विस्थापन, बढ़ती बेरोजगारी, कृषक संकट आदि। हालांकि ऐसे विधान से होने वाले कई प्रभाव भी हैं, जैसे इससे उद्योग की प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी, इसलिए इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। इससे विभिन्न राज्यों द्वारा नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान करने की दिशा में अग्रसर होने के कारण भारत की एकता प्रभावित हो सकती है। अगली खबर SC/ST वर्ग से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सभी अपमान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं है। उच्चतम न्यायालय एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जहां उच्च जाति के एक व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपशब्द कहे गए। उनके बीच संपत्ति का विवाद था। इस कारण उच्च जाति के व्यक्ति पर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अधिनियम 1989 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि इस कानून के तहत अपराध केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति पर अपमान या धमकी के कृत्य के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत अपराध का निर्धारण करने के लिए अपशब्द सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर बोले गए होने चाहिए, न कि किसी के घर की 4 दीवारों के भीतर या किसी अन्य व्यक्ति की अनुपस्थिति में होने चाहिए। SC या ST अधिनियम 1989 को अत्याचार की रोकथाम और समाज में SC/ST वर्ग के सामाजिक समावेशन में सहायता के लिए लागू किया गया था। ये SCs या STs के विरुद्ध किए गए कृत्यों को अपराध घोषित करता है। ये जूतों की माला पहनाने, हाथ से मैला ढोने के लिए विवश करने, SCs या STs को सार्वजनिक रूप से जातिगत अपशब्द कहने आदि जैसे कृत्यों को अपराधों के रूप में सूचीबद्ध करता है। इस अधिनियम में सूचीबद्ध सभी अपराध संज्ञेय हैं, यानी पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका।
हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अर्नब गोस्वामी की तत्काल रिहाई करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अस्वीकार कर दी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ अनिवार्य रूप से सशरीर उपस्थिति से है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष दायर की गई याचिका एक विशेष व्यक्ति या प्राधिकरण को निर्देश देती है। ये याचिका इस प्रकार की गिरफ्तारी की वैधता का निर्धारण करने का दायित्व न्यायालय पर प्रभारित करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट मनमाने ढंग से की गई गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का एक साधन है। इसे सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो के अनुसार आर्थिक विकास की क्षेत्रीय क्लस्टर अवधारणा भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यूनिडो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है जो निर्धनता में कमी, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है। लीमा घोषणा पत्र 2013 यूनिडो के मिशन को परिभाषित करती है। इसका उद्देश्य सदस्य राज्यों में समावेशी और सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और उसे गति प्रदान करना है। भारत यूनिडो का एक सदस्य है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इस योजना के लिए केवल 78% धनराशि यानी 50,000 करोड़ रुपयों में से 38,921 करोड़ रुपयों का ही उपयोग हुआ है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 20 जून 2020 को आरंभ किया गया था। इसे कोविड-19 महामारी द्वारा प्रभावित अपने मूल निवास स्थानों को वापस लौट चुके प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण आबादी के मुद्दों के समाधान के लिए एक मिशन के साथ आरंभ किया गया है। निर्धनों के लिए ग्रामीण आवास, वृक्षारोपण और जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था, पंचायत भवन निर्माण आदि जैसे विभिन्न कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। हिमालय के वातावरण में ब्राउन कार्बन टारबॉल्स पाए गए। हाल के एक अध्ययन के अनुसार हिमालय तिब्बत पठार पर स्थित एक अनुसंधान स्टेशन से संग्रह किए गए वायु के नमूनों में लगभग 28% कण टारबॉल के थे। टारबॉल लघु प्रकाश अवशोषित करने की क्षमता वाले कार्बन युक्त कण हैं जो भूरे रंग के कार्बन से बनते हैं। ये जीवाश्म ईंधन के दहन के दौरान उत्सर्जित होते हैं। ये हिमनद के पिघलने और ग्लोबल वार्मिंग की गति को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। डिस्पोजेबल पेपर कप में सेवन किए गए गर्म तरल में माइक्रोप्लास्टिक संदूषकों की उपस्थिति। आईआईटी खड़गपुर के एक हालिया शोध में डिस्पोजेबल कप की परत से सूक्ष्म प्लास्टिक और अन्य खतरनाक घटकों के क्षरण के कारण पेपर कप में परोसे जाने वाले गर्म तरल में संदूषक कणों के अस्तित्व की पुष्टि की गई है। पेपर कप हाइड्रोफोबिक फिल्म की एक पतली परत द्वारा आस्तारित होते हैं जो पेपर कप में तरल को रखने के लिए अधिकतर प्लास्टिक से बना होता है और कभी कभी इसमें सहबहुलक का भी प्रयोग होता है। 15 मिनट के भीतर ये सूक्ष्म प्लास्टिक की परत गर्म जल के विरुद्ध प्रतिक्रिया कर निम्नीकृत हो जाती है। माइक्रोप्लास्टिक आयन और विषाक्त भारी धातुओं जैसे कि पैलेडियम, क्रोमियम और कैडमियम जैसे संदूषकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। सितारे GYTI और सृष्टि GYTI पुरस्कार। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्टूडेंट्स इनोवेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एक्सप्लोरेशन, गांधीवादी युवा प्रौद्योगिकी नवाचार सितारे GYTI और सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी गांधीवादी युवा प्रौद्योगिकी नवाचार सृष्टि GYTI पुरस्कार प्रदान किए। सितारे GYTI पुरस्कार जीवन विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, चिकित्सा उपकरणों आदि में छात्रों द्वारा विकसित सबसे आशाप्रद प्रौद्योगिकियों के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। सृष्टि GYTI पुरस्कार अन्य अभियांत्रिकी विषयों में छात्रों को प्रदान किया जाता है। शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी BMI में भारतीय किशोरों को निम्न रैंक प्राप्त हुई। द लांसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 19 वर्ष के लड़के और लड़कियों के औसत BMI में भारत को 200 देशों में लड़कों की श्रेणी में 198वां और लड़कियों की श्रेणी में 196वां स्थान प्राप्त हुआ। BMI को शारीरिक भार को ऊंचाई से भाग देकर मापा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश BMI की सामान्य रेंज को 18.5 से 24.9 तक परिभाषित करते हैं। आपको बता दें कि 25 या उससे अधिक BMI अधिक शारीरिक भार या 30 या उससे अधिक BMI मोटापे को इंगित करती है। भारत में 19 वर्ष के लड़कों का औसत BMI 20.1 और लड़कियों का औसत BMI भी 20.1 है।
इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।